आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रोविंशियल स्टाइल और इंपीरियल स्टाइल के बारे में बातें की थी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में जाना था। आज हम लोग मुगल आर्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो मुगल्स थे दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो आर्ट और आर्किटेक्चर इन दोनों के ही महान संरक्षक थे। इनके समय के दौरान आर्ट और आर्किटेक्चर ये दोनों ही चीजों ने बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया है और उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। हम लोग बारी बारी से अलग अलग मुगल रूलर्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कंस्ट्रक्शन उनके टाइम में हमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर से। तो बाबर ने क्या किया, उन्होंने पानीपत और रोहिलखंड ये दो जगह है जहां पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया। और ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, तो 1526 AD में ये कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि बाबर का जो टाइम पीरियड था वो काफी छोटा था, इसके कारण आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन उनके रूल के दौरान देखने को नहीं मिलता। सिर्फ दो मस्जिद देखने को मिलती है, एक पानीपत की, एक रोहिलखंड की। बाबर के बाद जो हमारे दूसरे मुगल रूलर हैं उनका नाम है हुमायूं। तो हुमायूं जो थे, चूंकि ये लगातार शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में लगातार उलझे रहते थे, इसी के कारण ये आर्ट और आर्किटेक्चर पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाए थे। ऑल्दो इन्होंने एक शहर जिसका नाम दिनपना था उसकी नींव जरूर रखी थी, लेकिन वो उसको समय से पूरा नहीं कर पाए थे। और इनके पीरियड में जो पर्शियन स्टाइल था आर्किटेक्चर का ये बहुत प्रोमिनेंट था। आपको ज्यादातर जो भी थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन आपको हुमायूं के पीरियड में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन पर्शियन स्टाइल में, उस समय पर्शियन स्टाइल का डोमिनेंस ज्यादा था। हुमायूं के बाद हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी, क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं को डिफीट करके शेरशाह सूरी जो है वो शासक बने थे। और जब उनका शासन था तो उन्होंने किला ए कुन्हा जो एक मस्जिद है और उसका निर्माण कराया। इसके अलावा उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड इसका निर्माण कराया और सासाराम में अपने मकबरे का भी निर्माण कराया। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो कि शेरशाह सूरी के समय में हुए। क्या क्या? किला ए कुन्हा मस्जिद, ग्रैंड ट्रंक रोड और उनका मकबरा सासाराम में। शेरशाह सूरी के अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शन हुए वो जो ट्रेडिशनल टाइम था, जो दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो ट्रेडिशंस थे उसी स्टाइल में कंस्ट्रक्शन आपको शेरशाह सूरी के टाइम में भी देखने को मिलते हैं, जिस तरह का उस समय कंस्ट्रक्शन होता था। और मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का जो गोल्डन पीरियड अगर हम लोग कहें तो उसकी शुरुआत अकबर के आने के बाद, जब से अकबर ने गद्दी संभाली उसके बाद आपको लगता है कि जो मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर है उसका सुनहरा काल जो है, उसका स्वर्णिम काल, उसकी शुरुआत हो गई। जिस किला ए कुन्हा की मैं मस्जिद की मैं बात करी थी कुछ इस तरह का दिखता है, आप ये देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं अकबर की। तो अकबर के पीरियड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उनके समय में जितने भी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी प्रमुख निर्माण है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें रेड सैंडस्टोन इसका इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने टुडोर आर्क जो है उसका निर्माण, मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया था। टुडोर आर्क क्या होता है, तो एक तरह का आर्क का सिस्टम है जिसमें कि 4 सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। आपको थोड़ा बहुत ऊपर से अगर आप देखिएगा तो डिप्रेस्ड जैसा भी लगता है। ठीक है, तो ये टुडोर आर्क का अगर आपसे कोई पूछे कि इसको इंट्रोड्यूस आर्किटेक्चर में किसने किया था, किसके रिज्म में हुआ था, तो अकबर के काल के दौरान इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आपको अकबर के पीरियड में देखने को मिलते हैं उसमें शामिल है आगरा का किला और दूसरा है फतेहपुर सिकरी। साथ ही साथ इन्होंने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का भी निर्माण कराया। ये जो गोविंद देव का मंदिर का निर्माण जो इन्होंने कराया, ये इस बात का प्रतीक था कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों के प्रति बहुत सहनशील थे। वो कोई कट्टर मुस्लिम नहीं थे, वो बाकी सारे धर्मों की भी इज्जत करते थे और उनके लिए भी काम करते थे। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आगरा फोर्ट के बारे में, यानी आगरा के किले के बारे में। तो आगरा के किले में जो है ये ऐसा कंस्ट्रक्शन था जिसकी जो शुरुआत थी, मतलब इसका काम जो है, इसका जो निर्माण कार्य है वो आपके अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हो गया था। लेकिन ज्यादातर स्ट्रक्चर जो आज आप देखेंगे आगरा के किला के अंतर्गत प्रेजेंट है, वो ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स है उनका निर्माण शाहजहां के पीरियड के दौरान हुआ है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलते हैं आगरा फोर्ट में वो है आपका मोती मस्जिद, जिसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। दीवाने आम जो कि एक बड़ा सा हॉल था जहां पर
जो पब्लिक थे, जो नॉर्मल पब्लिक थी, उसमें आपके उससे बात करते थे रूरल, उसका भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया। दीवाने खास जो कि प्राइवेट ऑडियंस के लिए हॉल था, यानी जो खास लोग थे उनसे मिलने के लिए दीवाने खास की उनको तैयार कराया गया था, और इसको भी तैयार कराया था शाहजहां ने। जहांगीरी महल, शीश महल, ये सारे कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स है, कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स है जो कि आपको आगरा फोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आगरा फोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये कि आपको इस फोर्ट के अंदर जो गार्डन्स देखने को मिलते हैं, यानी जो बगीचे देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आपके चारबाग स्टाइल में। और चारबाग स्टाइल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। चारबाग स्टाइल में क्या किया जाता है कि आपका एक जो स्क्वायर ब्लॉक है उसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और इसमें यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है। जो कि 4 आइडेंटिकल बाग में इसको बांट दिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग चारबाग कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका सीधे जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ एक गार्डन, यहाँ एक गार्डन, फिर इधर एक गार्डन, एक इधर, तो इस तरह से 4 बाग में डिवाइड कर दिया गया। इसी स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को चारबाग स्टाइल कहते हैं। तो आगरा फोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं फतेहपुर सिकड़ी की। तो जो फतेहपुर सिकड़ी है, ये आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन जो है वो आपका फतेहपुर सिकड़ी है, जिसका क्रिएशन करा है अकबर ने। और जो फतेहपुर सिकड़ी है वो आपका अकबर का नया कैपिटल सिटी, यानी इन्होंने अपना जो कैपिटल सिटी है वो फतेहपुर सिकड़ी को बनाया था, और इसे इतिहास में फ्रोजन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे मतलब एक ऐसे बिल्डिंग के तौर पर देखा गया है जिसमें कि आपको हिंदू और पर्शियन स्टाइल्स, इन दोनों का ही यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब इसकी खास बात यह है ना फतेहपुर सिकड़ी की, ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें न सिर्फ आपको पर्शियन स्टाइल देखने को मिलेगा, बल्कि पर्शियन स्टाइल के साथ साथ आपको इसमें हिंदू स्टाइल भी देखने को मिलेगा, जो कि इस बिल्डिंग को यूनिक बनाता है। इस आर्किटेक्चर के अंदर जो इस सिटी, जो फतेहपुर सिकड़ी जो शहर है, जो कि कैपिटल हुआ करती थी अकबर की, इस शहर के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसमें से सबसे पहला आर्किटेक्चर जिसके बारे में बात करना है वो है बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का जो महल है, आपके सलीम चिश्ती का जो मकबरा है। याद रखिएगा कि जो अकबर थे वो आपकी सलीम चिश्ती जो कि एक सूफी सेंट थे, उसके एक बहुत बड़े फॉलोवर थे, उनके एक शिष्य थे, इसीलिए उन्होंने सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया था। जो इबादत खाना एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अकबर जो है वो जितने भी अलग अलग धर्म गुरु थे उनसे मिलने की मतलब वहां पे मिलते थे। इबादत खाना एक ऐसा जगह जिसका इस्तेमाल अकबर अलग अलग धर्मों के गुरुओं से मिलने के लिए करते थे। तो कुछ 5 जो है वो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है जो आपको फतेहपुर सिकड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। और फतेहपुर सिकड़ी ये आपका नया कैपिटल सिटी था अकबर का। आगे हम लोग बात करते हैं फतेहपुर सिकड़ी में ही कि आपको बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकड़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और फतेहपुर सिकड़ी वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है जिसका निर्माण मुगल पीरियड के दौरान होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये बुलंद दरवाजा है जो कि आपको फतेहपुर सिकड़ी में देखने को मिलेगा। एंड याद रखिएगा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो कि मुगल पीरियड के दौरान जिसका निर्माण हुआ। सलीम चिश्ती के मकबरे की खासियत यह है कि अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत ही फाइनेस्ट जाली वर्क देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक लेस में किस प्रकार की जाली होती है उस तरह का फाइन जाली वर्क आपको सलीम चिश्ती के मकबरे में देखने को मिलेगा, और यही सलीम चिश्ती के मकबरे की खासियत है। आगे कुछ और हम लोग देखते हैं कि फतेहपुर सिकड़ी के अंदर आपका फिर ये जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, और इसके अंदर जो मैं फाइन जाली वर्क की बात करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जाली वर्क है एकदम लेस के भांति बहुत ही महीन और बहुत ही खूबसूरत जाली वर्क है। और जाली वर्क जो है वो इम्पोर्टेंस दिखाता है कि इस्लाम जो धर्म है उसमें लाइट का जो इम्पोर्टेंस है उसको दिखाता है ये जाली का काम, जो कि आपको अलग अलग मकबरे और अलग अलग स्टाइल मतलब अलग अलग इनके दौरान जो आर्किटेक्चर बने हैं, जो भवन का निर्माण हुआ उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने फतेहपुर सिकड़ी के बारे में बात कर ली, आगरा फोर्ट के बारे में बात कर लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जिसका निर्माण अकबर के पीरियड के दौरान हुआ था। अकबर के बाद बारी आती है जहांगीर की। तो जहांगीर का जो काल था, उनका जो शासन काल था, उसमें आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, और आर्किटेक्चर की जगह पर जो जहांगीर थे उनका ध्यान पेंटिंग्स पे और जो आर्ट के दूसरे फॉर्म्स है उस पर उन्होंने ज्यादा काम किया। जैसे अकबर वगैरह जो थे उन्होंने आर्किटेक्चर पे खासा ध्यान दिया, लेकिन जहांगीर ने आर्किटेक्चर की जगह पे पेंटिंग्स को, चित्रकला को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और भी आर्ट के जो दूसरे फॉर्म्स थे ना उस पे उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आर्किटेक्चर पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंट्स का निर्माण जरूर कराया, जैसे कि सिकंदरा में आपका अकबर का मकबरा उन्होंने
का निर्माण कराया। फिर अपना खुद का मकबरा उन्होंने लाहौर में उसका निर्माण कराया। लाहौर में उन्होंने मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जहांगीर के समय में हुए। उन्होंने फिर बहुत सारे बाग को भी डेवलप किया, जैसे कि आपका कश्मीर का जो शालीमार बाग है उसका भी डेवलपमेंट आपको जहांगीर के पीरियड के दौरान ही देखने को मिलेगा। उनकी जो पत्नी थी नूर जहां, उन्होंने अपने पिता इदमत उद्दौला इनके मकबरे का भी निर्माण कराया। इदमत उद्दौला कौन थे? तो नूर जहां के पिता का नाम था और इनके नाम का इन्होंने मकबरा तैयार किया। और ये इदमत उद्दौला जो है वो पहला मुगल वर्क है जो कि कंप्लीटली व्हाइट मार्बल से बना है। यानी कि ये पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा आर्किटेक्चर या कौन सा निर्माण है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो कि पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बना है, जो सबसे पहली बार पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बना था, तो वो आपका इदमत उद्दौला का मकबरा है जिसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। और इस बिल्डिंग की, इस मकबरे की खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही फाइन पिट्रा ड्यूरा वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। पिट्रा ड्यूरा वर्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं या फिर कलरफुल स्टोन, उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको इनले किया जाता है, उसको जड़ा जाता है आपके दीवारों पे। ठीक है, उसको हम लोग पिट्रा ड्यूरा वर्क कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पिट्रा ड्यूरा वर्क आपको इदमत उद्दौला के मकबरे में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं इसी, मतलब जहांगीर का ही जो पीरियड था, ऐसा पीरियड था कि अभी तक मैंने आपको बताया कि अकबर के पीरियड के दौरान रेड सैंडस्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, लेकिन जहांगीर के पीरियड में रेड स्टोन के जगह पे व्हाइट मार्बल्स इसका इस्तेमाल किया जाने लगा चीप बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर। और इतमत उद्दौला का जो मकबरा है जिसके बारे में मैंने अभी तक जिक्र किया, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, उसका ये फिगर है। तो ये हम लोगों ने जहांगीर के टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां का जो पीरियड था ना, उनका जो शासन काल था, उस दौरान मुगल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स पे था। यानी जितने भी आपको सर्वोत्तम मुगल आर्किटेक्चर के नमूने देखने को मिलते हैं वो सारे का निर्माण शाहजहां के पीरियड के दौरान ही हुआ। सबसे अपने सर्वश्रेष्ठ समय पर मुगल आर्किटेक्चर शाहजहां के दौरान ही था। और जो कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस आपको शाहजहां के पीरियड में देखने को मिलते हैं उसमें शामिल है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। इनफैक्ट जो पिकॉक थ्रोन जो था उसका भी निर्माण शाहजहां के पीरियड के दौरान ही हुआ। और पिकॉक थ्रोन को कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मेटल वर्क का, यानी धातु की जो कारीगरी है उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक पिकॉक थ्रोन को माना जाता है। कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि रेड फोर्ट जो है आपके प्रेजेंट है, तो रेड फोर्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। जो पिकॉक थ्रोन जिसे वन ऑफ द फाइनेस्ट मेटल वर्क कहा गया है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। शालीमार बाग लाहौर का ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे शालीमार बाग की आपका जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हैं जो आपको शाहजहां के पीरियड में देखने को मिलते हैं। शाहजहां के बाद हम लोग बात करते हैं मोहम्मद आजम शाह की। ठीक है, और बेसिकली औरंगजेब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब के रिज्न, औरंगजेब का जो शासन काल था उस दौरान मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन। बेसिकली एक तो औरंगजेब जो है वो बहुत ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर में बिलीव नहीं करता था, वो बहुत कट्टर मुस्लिम था और उसको इस तरह की चीजें कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, शाहजहां के पीरियड के दौरान सारे मॉन्यूमेंट्स इन सबके के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा ही पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा चीजें औरंगजेब के समय में नहीं क्रिएट हो पाई। तो आप देखेंगे कि जो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो उस दौरान मुगल आर्किटेक्चर इसने डिक्लाइन कर लिया। मोहम्मद आजम शाह, सो इन्होंने किसका निर्माण कराया था? जो थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलते हैं वो है आपका बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण किसकी याद में कराया था? तो हर मदर बेगम रबिया दुरानी। ये जो मोहम्मद आजम शाह है ये आपके औरंगजेब के बेटे हैं, जो कि औरंगजेब के बाद इनका शासन आता है। तो ये जो मोहम्मद आजम शाह है इन्होंने बीबी का मकबरा इसका निर्माण करा था। और ये कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में। और इसका निर्माण किसकी याद में? तो अपनी माँ बेगम रबिया दुरानी इसकी याद में कराया था। और ये रबिया दुरानी कौन थी? तो औरंगजेब की पत्नी थी और मोहम्मद आजम शाह इनकी माँ थी। और इसे कंसिडर किया गया है कि ये ताजमहल का एक बहुत ही पुअर इमिटेशन है, यानी कि एक बहुत ही बेकार सी नकल है। आपको देखेंगे फिगर में आगे दिखाऊंगी कि बिल्कुल ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश की गई है, बट ताजमहल के आगे बीबी का मकबरा बहुत ही बेकार सा अटेम्प्ट लगता है ताजमहल को रिक्रिएट करने के लिए।
और इन्होंने इसके साथ साथ अब बीबी का मकबरा तो अपनी माँ की याद में बनाया है, साथ ही साथ अपनी पत्नी के याद में इन्होंने दिल्ली का जीनत महल जो है इसका भी निर्माण कराया। तो मोहम्मद आजम शाह इनके दौरान, इनके पीरियड में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। एक है आपका बीबी का मकबरा और दूसरा है आपका जीनत महल। ठीक है, बीबी का मकबरा माँ की याद में और जीनत महल पत्नी की याद में बनाया गया था। ये देखिए, यहाँ पे ये ताजमहल है और ये है आपका बीबी का मकबरा। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की गई है, पर जिस खूबसूरती के साथ ताजमहल बना है उसका कॉपी ये नहीं कर पाए, इसलिए इसको बहुत ही पुअर इमिटेशन कहा जाता है ताजमहल का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्स स्टाइल की। मुगल पीरियड के दौरान दो और स्टाइल थे आर्किटेक्चर के जो कि डेवलप हुए राजस्थान और पंजाब रीजन में। ठीक है, एक तो मुगल का अपना स्टाइल था ही जिसे हम लोग म्यूचुअल स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पीरियड में दो आर्किटेक्चर का स्टाइल और भी डेवलप हुआ राजस्थान और पंजाब रीजन में। तो पंजाब रीजन में जो स्टाइल डेवलप हुआ उसे हम लोग कहते हैं सिक्स स्टाइल। देखिए लिखा है कि अभी जो मॉडर्न डे का हमारा पंजाब है उसमें जो स्टाइल डेवलप हुआ आर्किटेक्चर का, दैट इज नोन एज सिक्स स्टाइल, और इसमें आपको काफी ज्यादा मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब सिक्स स्टाइल का, सिक्स स्कूल के जो फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला फीचर ये है कि आपको मल्टीपल छतरीज या फिर कियोस्क इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगी तो आपको और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि इनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको बहुत तरह के छतरी देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में कियोस्क के नाम से भी जानते हैं। फिर इसमें आपको शैलो कॉर्निसेस का भी यूज देखने को मिलेगा। कॉर्निसेस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे रूम में हमारी जो छत है उसके ठीक नीचे हम लोग जो अलग तरीके की सजावट करते हैं, कॉर्निसेस वगैरह जो भी थोड़ा बहुत बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, दैट इज बेसिकली सेड टू बी कॉर्निसेस, जिसका कि आपको सेलो यूज स्कूल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि जो बिल्डिंग्स होती थी उसमें आपको फ्लूटेड डोम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड जनरली ये जो फ्लूटेड डोम्स थे इनको कवर किया जाता था ब्रास एंड कॉपर गिल्स की मदद से, डेकोरेशन के पर्पस के लिए और सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये तीन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है सिक्स स्कूल के। पहला कि मल्टीपल छतरी का इस्तेमाल, दूसरा सैलो कॉर्निसेस का इस्तेमाल और तीसरा फ्लूटेड डोम्स आपको देखने को मिलते थे। नेक्स्ट जो आर्क होते थे उनको बहुत सारे फोलिएशन की मदद से उन्हें डेकोरेट किया जाता था। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मल्टीपल छतरीज का इस्तेमाल होता था, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना ये स्ट्रक्चर, दिस इज सेड टू बी छतरी, और आपको यहाँ पे छतरी देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बोला कि फ्लूटेड आपको डोम देखने को मिलेगा, तो आप देख रहे हैं कि जो डोम है इसमें आपको इस तरह से पत्तियां जैसा है स्ट्रक्चर, ये वाला दिस इज सेड टू बी फ्लूटेड डोम, और आपको सिक्स स्टाइल में फ्लूटेड डोम का भी यूज देखने को मिलेगा। अंदर में अगर आप देखिएगा तो बहुत ही सैलो आपके कॉर्नर वगैरह पे एक सैलो, मतलब अगर आपका घर का जो बिल्डिंग है ना तो इसके साइड साइड में आपको डेकोरेशन जो देखने को मिलता है दैट इज सेड टू बी कॉर्निसेस। तो शैलो कॉर्निसेस भी आपका यूज इसमें देखने को मिलेगा, एंड जो आर्क होते हैं इसके वो फॉलिएशन की मदद से डेकोरेटेड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका हरमंदिर साहिब है या गोल्डन टेम्पल जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, ये भी आपका सिक्स स्टाइल में ही बना है। इसकी शुरुआत, इसको बनाने का, इसके निर्माण की जो शुरुआत है वो गुरु रामदास ने कर दी थी, लेकिन इसका कंप्लीशन अर्जुन देव ने कराया था 1764 में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इसकी इनिशिएशन किसने की और समाप्त किसने किया, तो गुरु रामदास ने शुरू किया और अर्जुन देव ने इसे 1764 में कंप्लीट किया। फिर सिक्स स्टाइल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं राजपूत स्टाइल के बारे में। तो राजपूत कंस्ट्रक्शन जो था इस पीरियड में, जो कि मुगल का दौर था, तो राजपूत कंस्ट्रक्शन में भी आपको मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये था कि जो राजपूत स्टाइल में जो भी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलते हैं उनकी साइज और उनका स्कोप वो काफी बड़ा होता है और ये इस मामले में यूनिक होते हैं। राजपूत आर्किटेक्चर्स का जो यूनिक फीचर है वो ये कि आपको हैंगिंग बालकनी का कंसेप्ट ये आपको राजपूत आर्किटेक्चर्स में देखने को मिलेगा, और जितने भी आपके मतलब किसी भी, ये जो हैंगिंग बालकनी थे ना ये आपके सारे तरह के शेप्स और साइजेस में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, और आपके जो कॉर्निसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे ये आपके आर्क शेप के होते हैं, और इस तरह से कि आपका जो शैडो है ना वो आपका एक बो यानी कि एक धनुष का आकार ले लेता है। याद रखिएगा कि इसमें कॉर्निसेस को इस तरीके से आर्क के शेप में बनाया गया है कि जब इसका शैडो आता है तो वो जो शैडो है वो आपका एक धनुष का आकार ले लेता है। जैसे कि जयपुर का जो आपका हवा महल है वो आपके राजपूत स्टाइल में ही उसका निर्माण हुआ है। तो हवा महल का आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका हवा महल है, यहाँ पे आपको हैंगिंग बालकनी देखने को मिलेगा।
एंड ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, और यही जो बड़ा है और स्कोप इसका ज्यादा है, यही यूनिक फीचर है राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर ली कि इंडियन आर्किटेक्चर में मेडिवल इंडिया के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुए थे, प्रोवेंशियल स्टाइल, इंपीरियल स्टाइल और मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, राजपूत स्टाइल एंड सिख स्टाइल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।